गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा कनेक्शंस के ऊपर। तो कनेक्शन का मतलब हो गया दो चीज़ों को जोड़ना। ठीक है, अपन जो स्टील में कनेक्शंस पढ़ते हैं वो रहेगा रिवेटेड, बोल्टेड एंड वेल्डेड कनेक्शंस। ठीक है, अब कनेक्शंस को पढ़ना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, इस चीज़ को समझिए आप लोग। जो अपन स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं उसमें जो मेंबर्स होते हैं, मेंबर्स मैंने आपको बताया बीम हो गया, कॉलम हो गया, उसको अपन डिजाइन करते हैं। ठीक है, तो वो क्या करता है, जो आपके बियरिंग कैपेसिटी होते हैं, यू कैन से परमिसिबल स्ट्रेसेस होते हैं, उनकी प्रॉपर अपन कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, और उसको प्रॉपर तरीके से डिजाइन करते हैं। तो जो अप्लाइड लोड है, यू कैन से वर्किंग जो लोड है उस समय, या जो डिजाइन लोड्स हैं उसके अंदर अंदर तो फेल होगा नहीं। तो जो स्ट्रक्चर, ओवरऑल जो स्ट्रक्चर होता है उसमें मेंबर्स को जोड़ने का काम करते हैं कनेक्शन। एक्चुअल में होता क्या है, जब आपके इतना बड़ा स्ट्रक्चर है उसमें कनेक्शन बहुत छोटा पार्ट है और जो आपके मेंबर्स हैं वो बहुत बड़ा पार्ट है। ठीक है, तो जब लोड आएगा तो बड़ा पार्ट जो मेंबर है वो लोड केयर करेगा और इसको ट्रांसफ़र करेगा दूसरे में, यू कैन से फुटिंग में। ठीक है, तो जब ये लोड ट्रांसफ़र का काम एक मेंबर से दूसरे मेंबर में होता है तो ये लोड ट्रांसफ़र का काम करता है कनेक्शंस। ठीक है, अब चूंकि कनेक्शंस बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, यू कैन से बहुत ज़्यादा इतना स्पेस या इतना मटेरियल उसमें यूज़ नहीं होता है, तो जो स्ट्रक्चर का जो कोलेप्स होता है वो आमतौर पे देखा गया, स्ट्रक्चर का जो कोलेप्स है वो आमतौर पे देखा गया है कनेक्शन की वजह से होता है। ठीक है, अगर कनेक्शन फेल हो गया तो आपका स्ट्रक्चर फेल हो जाता है। ठीक है, इसीलिए स्टील में कनेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, जो कनेक्शंस होते हैं उसको दो कैटेगरी में अपन बांट सकते हैं लोडिंग कंडीशन के आधार पे। ठीक है, जब भी, मैंने आपको बताया पहले भी, जब भी अपन किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जब क्लासिफिकेशन करते हैं तो उसके कुछ ना कुछ क्राइटेरिया रखते हैं। यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन हो रहा है वो लोडिंग कंडीशन के आधार पे हो रहा है। ठीक है, तो लोडिंग कंडीशन में दो दो लो टाइप की लोडिंग हो सकती है, एक हो गई डायनामिक लोडिंग कंडीशन और एक हो गया स्टैटिक लोडिंग कंडीशंस। ठीक है, थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब इस चीज़ को समझिए, डायनामिक लोडिंग कंडीशन होती क्या है। डायनामिक जो लोडिंग कंडीशंस होती है उसमें क्या करता है, लोड का आता है चला जाता है, लोड आता है चला जाता है। फॉर एग्जांपल किसी रेलवे ब्रिज पे रेल का आना और जाना। ठीक है, उसको बोलेंगे अपन डायनामिक कंडीशन। डायनामिक कंडीशन में क्या होता है, रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस भी हो सकता है, मतलब स्ट्रेस का रिवर्सल भी हो सकता है। ठीक है, तो डायनामिक लोडिंग कंडीशंस हो गई, उसमें लोड का रिवर्सल भी हो सकता है। तो अब मैंने बताया कनेक्शंस में, मैंने बताया आपको बोल्टेड कनेक्शंस हो गए, रिवेटेड कनेक्शंस हो गए और वेल्डेड कनेक्शन हो गए। तो जो वेल्डेड कनेक्शंस होते हैं वो डायनामिक कंडीशन को बेयर नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जो वेल्डेड कनेक्शंस होते हैं उनका नेचर होता है ब्रिटल। ठीक है, वो नेचर में ब्रिटल होते हैं, इसीलिए जब डायनामिक लोडिंग आती है उस समय अपन रिवेटेड जॉइंट्स का यूज करते हैं। ठीक है, तो रिवेटेड कनेक्शंस आर प्रोवाइडेड इन डायनामिक लोडिंग कंडीशन। ठीक है, वेल्डेड कनेक्शन का ब्रिटल होने का कारण क्या है, क्योंकि वो एक तरह से फिक्स सपोर्ट की तरह कार्य करते हैं, फिक्स की तरह। ठीक है, और एक तरह से वो हीट हो गया, कूल डाउन होते हैं तो उसमें ब्रिटल नेचर आ जाता है। ठीक है, थोड़ा आगे चलते हैं। रेलवे ब्रिज का उदाहरण मैं आपको बार बार दे रहा था, तो देखिए, जब कोई ग्रिडर पड़ा होता है, जब कोई मतलब इनसे बीम पड़ी होती है तो उस पर यूडीएल लग रहा होता है, जब उसके ऊपर ट्रेन खड़ा होता है, जब ट्रेन चला जाता है तो उस पर कोई लोड नहीं होता है तो लोड रिमूव हो गया। ठीक है, और अगेन जब बीम ट्रेन आएगा तो उस पर अगेन लोडिंग कंडीशन हो जाएगी, तो कंप्रेशन टेंशन कोई लोड नहीं और कंप्रेशन टेंशन, ऐसे स्ट्रेस का आना जाना लगा रहता है। इस कंडीशन को बोलते हैं डायनेमिक लोडिंग कंडीशन। ठीक है, इसके अगेंस्ट में जो लिमिट होती है, जो परमिसेबल स्ट्रेस की लिमिट होती है वो 186 न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है। ये मैं आपको कल बता चुका हूँ कि इस लिमिट को, इस परमिसेबल लिमिट को अपन बोलते हैं इंडोरेंस लिमिट। ठीक है, एंडोरेंस लिमिट। ठीक है, फटीग के कारण जो फेलियर होता है उसके लिए जो लिमिट होता है वो होता है एंडोरेंस लिमिट। ठीक है, अब बात आती है वेल्डेड कनेक्शंस की। तो वेल्डेड कनेक्शन पर स्टैटिक लोडिंग कंडीशन में ही केवल इसको प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, स्टैटिक लोडिंग कंडीशन के लिए कौन से होते हैं, वेल्डेड कनेक्शन। और डायनेमिक प्लस स्टैटिक जो बोल्टेड कनेक्शंस होते हैं वो डायनेमिक्स प्लस स्टैटिक दोनों कंडीशन के लिए एक हो सकती है। ठीक है, बोल्टेड कनेक्शंस क्या होते हैं, एक तरह से टेम्परेरी कनेक्शंस होते हैं, आप इनको यूज जैसे खोल भी सकते हो। ठीक है,
तो इनका यूज़ वहाँ पर ज़्यादातर किया जाता है जहाँ पे अपन को मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट होती है कि आपको बार बार मेंटेन करना पड़ेगा, तो आप वहाँ पे बोल्टेड कनेक्शन दीजिए। अगर आपको मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है और डायनेमिक लोडिंग कंडीशन है तो आप कौन सा करेंगे, रिवेटेड। अगर आपके पास में मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है और आपको स्टैटिक लोडिंग कंडीशन की रिक्वायरमेंट है या आएगा, तो आप वहाँ पे वेल्डेड कनेक्शन प्रोवाइड करवा सकते हो। ठीक है, वेल्डेड, रिवेटेड और बोल्टेड, 3 प्रकार के कनेक्शन अपने पास में हो गए। ठीक है, मैं फिर बता देता हूँ। वेल्डेड मतलब ब्रिटल कनेक्शंस, ठीक है, जो केवल स्टैटिक लोडिंग कंडीशन में, स्टैटिक लोडिंग की कंडीशन में अपन यूज़ करेंगे। रिवेटेड मतलब फिक्स कनेक्शन, ये भी हो गया, लेकिन इसको डायनेमिक लोडिंग कंडीशन में भी यूज़ कर सकते हैं। और लास्ट का क्या, बोल्टेड कनेक्शंस, जहाँ वोल्टेज कनेक्शन टेम्परेरी टाइप कनेक्शन, और इसको मेंटेनेंस जहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे इसको प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, ये और नो। चलिए थोड़ा और आगे चलते हैं। अब सबसे पहले अपने पास आते हैं बोल्टेड कनेक्शंस। ठीक है, तो बियरिंग जो बोल्ट्स होते हैं, दीज बोल्ट्स आर प्रोवाइडेड फॉर लाइट लोड इंटेंसिटी ऑफ फोर्स एंड डिजिग्नेटेड एज M5 to M36। तो जो बोल्टेड कनेक्शंस होते हैं उसमें सबसे पहला है बियरिंग बोल्ट्स हैं। ठीक है, बियरिंग बोल्ट्स में अपन ने जो यूज़ करते हैं वो लाइट लोड इंटेंसिटी के लिए इसका यूज़ किया जाता है। देखिए मैं बार बार वर्ड बोल रहा हूँ, लाइट लोड इंटेंसिटी। अगर लोड को इंटेंसिटी ज़्यादा होगी तो वहाँ पे बोल्टेड कनेक्शन इतना ज़्यादा यू कैन से सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट अपन को नहीं देते हैं। ठीक है, इसका तो जो डेजिग्नेशन है उसको अपन M5 से M36 के रूप में दिखाते हैं। M का मतलब हो गया मेट्रिक यूनिट इन mm, ठीक है, और 5 का मतलब हो गया इसके सैंकी डाया, जिसको नॉमिनल डायमीटर भी बोल सकते हैं। ठीक है, जो बोल्ट्स होते हैं उसमें 2 पार्ट्स होते हैं, एक हेड और एक शैंक। ठीक है, इसको आगे चल के देखते हैं तो आपको और समझ में आएगा अच्छे से। ये आपके पास में एक बोल्ट है जिसका ये तो हो गया आपके पास में हेड और ये हो गया शैंक। इस शैंक की जो डायमीटर होती है इसको नॉमिनल डायमीटर बोलते हैं। यस और नो? तो एरिया ऑफ शैंक हो जाएगा π/4 d स्क्वायर। डी क्या हो गया, शैंक के डायमीटर। अगर आपको थ्रेडेड पोर्शन होता है, देखिए जो शैंक होता है उसमें 2 पोर्शन होते हैं, एक तो हो गया प्लेन पोर्शन और एक हो गया थ्रेडेड पोर्शन। ठीक है, जो शैंक का जो प्लेन पोर्शन होता है उसका एरिया तो हो गया π/4 d स्क्वायर, इसको एरिया ऑफ शैंक बोलते हैं। ठीक है, ऑन द अदर हैंड जब आप थ्रेडेड पोर्शन की बात करते हो तो वहाँ पे थ्रेड के कारण उसका कुछ एरिया कम हो जाता है, उसकी डायमीटर कुछ कम हो जाती है। ठीक है, तो वो नेट एरिया अपन उसको कंसिडर कर सकते हैं। तो एरिया जो नेट होता है उसका जो मान होता है वो 0.78 टाइम्स एरिया ऑफ शैंक होता है, मतलब 78% ही उसका एरिया वो बचता है। जो 22% है वो एरिया अपन उसको खत्म हो जाता है, या कह सकते हो थ्रेड पोर्शन में डिजोल्व हो जाता है। ठीक है, तो नेट एरिया कितना हो जाएगा, अगर कोई पूछे आपसे बोल्ट का, तो ये जब एरिया आपसे पूछता है तो शैंक का ही एरिया पूछता है। ठीक है, हेड का इसमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जो लोड बेरिंग जो पार्ट होता है इसका वो शैंक होता है। ठीक है, हेड तो केवल एक तरीके से अपन को सपोर्ट प्रोवाइड करता है कि जब अपन किसी में इसको कसेंगे तो ये पीछे की तरफ से सपोर्ट प्रोवाइड करें। लोड ट्रांसफर का काम हेड का नहीं होता है, ये बात याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, तो एरिया ऑफ शैंक कितना हो गया, π/4 d स्क्वायर। एरिया नेट कितना हो गया, 0.78 π/4 d स्क्वायर। ठीक है, तो 0.78 एरिया ऑफ शैंक। ये तो हो गया डेजिग्नेशन M5 से लेकर M36 तक, मतलब 5 mm से लेकर 36 mm के डायमीटर तक के अपन के पास बोल्ट अवेलेबल होते हैं। बात आती है ग्रेड की। तो देखिए ग्रेड में क्या होता है, ग्रेड प्रदर्शित करता है इसकी कैपेसिटी को। ठीक है, इसके बियरिंग कैपेसिटी को। तो आप लोगों ने पढ़ा है कि स्टील में होते हैं ना, 2 तरीके की अपने पास माइल्ड स्टील में कैपेसिटीज चलती है। एक चलती है अल्टीमेट और एक चलती है यील्ड। ठीक है, अब यदि कोई ग्रेड करे 4.6, यदि अब कोई ग्रेड प्रदर्शित करता है 4.6, तो 4 मतलब 400 न्यूटन पर mm स्क्वायर और 6 मतलब 400 इंटू 0.6 विच इज इक्वल टू 240 न्यूटन पर mm स्क्वायर। 400 प्रेजेंट करता है अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी को। ठीक है, और जो 0.6 से मल्टीप्लाई करेंगे 400 को, विच इज इक्वल टू 240 न्यूटन पर mm स्क्वायर, विद रिप्रेजेंट द यील्ड स्ट्रेंथ, यील्ड बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ बोल्ट। अब इसी प्रकार कोई बोले कि साहब एक एग्जांपल और देते हैं, तो मान लीजिए 4.8 मान लीजिए, इसको क्या मानेंगे,
4.8 सॉरी 8.8 का उदाहरण ले लीजिए, कोई इशू नहीं है, ठीक है। 8.8 का ले लेंगे तो 8 मतलब 800 न्यूटन पर एमएच का इसका अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी, ठीक है। और 0.8 से मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा 640 इसकी यील्ड कैपेसिटी रहेगी, ठीक है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही है। अपन अगले लेक्चर में पढ़ेंगे कि इसका फोर्स ट्रांसमिशन कैसे होता है वोल्टेज कनेक्शन के थ्रू। थैंक यू।